स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार समता कोचिंग पर। तो मित्रों, 2-3 दिन क्लासें नहीं हो पाई, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है परिवार अपना। क्योंकि साथियों जानते हैं टेक्निकल इशू था, कुछ समस्याएं गर्मी की वजह से भी थी। इस वजह से थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हम लोग दूर कर रहे हैं और इसके चलते आप लोग क्लास नहीं हो पाई। लेकिन अब से आप लोग क्लास कंटिन्यू आपको देखने को मिलेगी और एक नई सूचना आप लोगों को देखने को मिल सकती है जल्द ही इस चैनल पर। ठीक है, तो लास्ट क्लास की बात करी जाए तो लास्ट क्लास में साथियों हम लोग संविधान सभा पर बात कर चुके हैं और संविधान सभा जो टॉपिक है अपना वो हम लोगों ने पूरा किया है। इसी के साथ ही एक नया और एक फ्रेश टॉपिक मैंने आपको बताया होगा, उसका आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिसे कहा जाएगा भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। या इसको हम कह सकते हैं भारतीय संविधान पर अन्य संविधानों का प्रभाव। भारतीय संविधान पर अन्य संविधानों का प्रभाव। तो एक नया टॉपिक है ये, और ये टॉपिक साथियों प्री के साथ साथ मेंस के लिए भी आप लोगों के लिए आवश्यक होगा, क्योंकि मेंस के कुछ कॉन्सेप्ट आप लोगों के यहाँ से पूरे होंगे और कॉन्सेप्ट जैसे ही आप लोगों को पूरे होंगे तो आप लोग लिख पाएंगे, कुछ विचार आप लोगों के दिमाग में आएंगे, आप लोग कुछ लिख पाएंगे। मैं कह रहा हूँ क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट नहीं होंगे मजबूत आपके तब तक आप नहीं लिख सकते, और कॉन्सेप्ट मजबूत करने के लिए बेसिक तैयार करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ ये जो संविधान के विदेशी स्रोत हैं या जो संविधान का जो अन्य संविधानों का प्रभाव है भारतीय संविधान पर, जब आप लोग इसे पढ़ लेंगे आप लोग संविधान के बेसिक बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ, तो जब बेसिक मजबूत हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपको मेंस की परीक्षा में आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होता है वो, है ना। क्या लिखा भाई मैंने लिखा बोर्ड पर भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। यानी कि साथियों इससे आप क्या समझ रहे हैं, ये जो मैंने लिखा है इस बोर्ड पर, ये आप लोग इससे क्या समझ रहे हैं कि भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत या भारतीय संविधान पर अन्य संविधानों का प्रभाव, आप इससे क्या समझ रहे हैं? क्या समझ रहे हैं आप इससे? कुछ विचार आप लोगों की खोपड़ी में आ रहे होंगे, कुछ दिमाग में आपके विचार आ रहे होंगे, तो आप लोग दिमाग में ये आएगा कि सर हमारे समझ में इसको देख करके ये आ रहा है कि हमारे संविधान पर अन्य संविधानों का प्रभाव है और हमने अपने संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ चीज़ें अडॉप्ट की हैं, कुछ चीज़ें हमने दूसरे देशों के संविधान में जो चीज़ें थी उनको हम लोगों ने, जो प्रावधान दूसरे देशों के संविधान में थे उन देशों के प्रावधानों को हमने अडॉप्ट किया है। ठीक है साहब। और कि सर जी हम इस बात से ये भी समझ पा रहे हैं कि जो भारत का जो संविधान है ये पूरी तरीक़ा से हमारे दिमाग की उपज नहीं है। और इस बात से यही तो समझ पा रहे हैं हम कि पूरी तरीक़ा से हमारा संविधान हमारे दिमाग की उपज नहीं है, क्योंकि हमने कुछ प्रावधान संविधान के अन्य संविधानों से, अन्य देशों के संविधानों से भी अपने संविधान में लिए हैं। अब जैसे बात करी जाए साथियों, जैसे बात करी जाए, एक है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 है। भारत शासन, ध्यान से समझते रहिएगा, भारत शासन अधिनियम 1935। ये जो भारत शासन अधिनियम 1935 है ना, इस भारत शासन अधिनियम 1935 से लगभग 200 प्लस प्रावधान हमने अपने संविधान में अडॉप्ट किए।
मतलब कि सर जी ये भारत शासन अधिनियम 1935 किसने बनाया? कि ये तो अंग्रेजों ने बनाया, ये तो ब्रिटिशर्सों ने बनाया भाई, ये ब्रिटिश सरकार ने बना करके भेजा भारत शासन अधिनियम 1935। और मतलब इससे हमने 200 प्लस प्रावधान अपने संविधान में सम्मिलित किए हैं। मतलब सर जी के अंग्रेजों के बनाए हुए कानून से हमने 200 प्लस प्रावधान अपने संविधान में सम्मिलित किए हैं। और जो जितने लोग कहते हैं कि संविधान उधार का थैला है, कॉपी पेस्ट किया गया, उन सब के लिए भी जवाब मिल जाएगा आज कि किस प्रकार से आप लोगों को जवाब देना है उन लोगों को। सिर्फ मेरे कहने का मतलब आप लोग सिर्फ जीरो बन करके बैठे रहें और शांतिपूर्वक मेरी बातों को समझते रहें। मैं आपसे कह रहा हूं कि अंग्रेजों द्वारा बनाए हुए कानून से हम लोगों ने 200 प्लस प्रावधान अपने संविधान में अडॉप्ट किए हैं। मतलब कि भैया सोने की चिड़िया था हमारा देश, लूट कर ले गए, आर्थिक तंगी आई, तमाम प्रकार के हम लोग उन पर आरोप लगाते हैं। मतलब फिर भी हमने उनके द्वारा बनाए हुए कानून से 200 प्लस प्रावधान लिए अपने संविधान में। वाई? क्यों भैया, ऐसा क्यों हुआ कि अंग्रेजों द्वारा बनाए हुए कानून से हम अपने संविधान में 200 प्लस प्रावधान ले रहे हैं? ऐसा क्या है, क्यों लिए जा रहे हैं भाई? पहली बात तो साथियों एक बात बताइए, जितने कानून अंग्रेजों ने बनाए थे क्या सबके सब गलत थे? मैंने कहा कि जितने कानून अंग्रेजों ने बनाए क्या वो सभी के सभी कानून गलत थे क्या? कुछ अच्छे भी कानून होंगे, कुछ अच्छे भी कानून होंगे। सती प्रथा किसने बंद कराई है? सती प्रथा, बलि प्रथा, दास प्रथा, विधवा का रीमैरिज कौन करवा रहे थे? विधवा का पुनर्विवाह कौन करवा रहे थे? अंग्रेज करवा रहे थे साथियों, अंग्रेज करवा रहे थे। हमने साथियों ब्रिटिशर्सों द्वारा बनाए हुए उन कानूनों को अडॉप्ट किया है जो कानून हमारी सोसाइटी के लिए प्रगतिशील थे, वे कानून जो हमारी सोसाइटी के लिए प्रोग्रेसिव थे। हमने ऐसे कानूनों को अडॉप्ट किया है जो हमारे समाज की परिस्थितियों को देखते हुए हमारे समाज की परिस्थितियों के अनुकूल थे और हमारे समाज को आगे बढ़ा करके लेके जाते। हमने ऐसे कानूनों को अडॉप्ट किया और अंग्रेजों द्वारा जो बनाए हुए कानून थे उनसे। तो मैंने आपसे बताया साथियों कि अंग्रेजों द्वारा बनाए हुए जितने कानून थे उनमें सबके सब गलत नहीं थे, बल्कि कुछ अच्छे भी थे, कुछ अच्छे भी थे। तो जो कानून उनके द्वारा बनाए गए, जो कानून उनके द्वारा जो अच्छे अच्छे कानून बनाए गए थे, उन अच्छे अच्छे कानूनों को हमने अडॉप्ट किया है। मैंने उदाहरण दिया आपको, चाहे सती प्रथा हो, चाहे बलि प्रथा हो, दास प्रथा हो, बाल विवाह हो, विधवा का पुनर्विवाह हो, कर कौन रहे थे इन्हें? इन्हें कर कौन रहे थे? इन्हें अंग्रेज कर रहे थे। लेकिन हालांकि करवाने वाले हमारे भारतीय थे, इनके पीछे भारतीय थे, इनके पीछे भारतीय थे, करने वाले अंग्रेज थे। तो अंग्रेजों द्वारा जितने कानून बनाए गए सबके सब कानून गलत नहीं थे, बल्कि साथियों कुछ कानून ऐसे भी थे जो समाज को अच्छी दिशा में लेकर के जाते, जो समाज को एक प्रगतिशील समाज बनाते, प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनाते। तो हमने कुछ ऐसे कानून भी अडॉप्ट किए। तो क्या हमने सबके सब कानून ले लिए? ना भैया, बल्कि हमने उन कानूनों को अडॉप्ट किया है जो हमारे देश को प्रगतिशील बनाते, हमारे समाज को प्रगतिशील बनाते। तो हमने साथियों क्या करा? पहली बात, हमने ऐसे कानूनों को अडॉप्ट किया है, ऐसे कानूनों को सम्मिलित किया है जो हमारी सोसाइटी के लिए प्रगतिशील थे, जो हमारी सोसाइटी के लिए प्रगतिशील थे या प्रोग्रेसिव थे, जो हमारी सोसाइटी के लिए प्रोग्रेसिव थे। हमने ऐसे कानूनों को अडॉप्ट किया है। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि भैया इनके द्वारा 200 प्लस प्रावधान हमने ले लिए अंग्रेजों द्वारा बनाए हुए कानून से।
तो पहला हमने देख लिया कि भैया हमने उन प्रावधानों को लिया है जो हमारी सोसाइटी के लिए प्रगतिशील थे, जो हमारे लिए प्रोग्रेसिव थे, हमारे समाज के लिए, जो हमारे समाज को आगे लेकर के जाते, हमने ऐसे प्रावधानों को लिया है। बल्कि हमने सबके सबको नहीं लिया भाई, हमने सभी प्रावधानों को ले लिएगा नहीं, बल्कि हमने उन प्रावधानों को लिया है जो हमारे देश की सोसाइटी के लिए, हमारे देश के, हमारे समाज के लिए प्रोग्रेसिव थे, प्रगतिशील थे। पहला कारण तो ये हुआ कि हमने इसलिए लिए साहब इतने। दूसरी बात साथियों, एक बात बताइए, इन अंग्रेज़ों ने भारत पर शासन कितने साल किया है? कितने साल शासन किया अभी इन्होंने हमारे ऊपर? तो कितने साल शासन किया है इन्होंने हमारे ऊपर? कि सर जी इन्होंने तो शासन काफ़ी वर्षों तक किया है हमारे ऊपर, लगभग 200-250 साल इनका शासन रहा है अंग्रेजों का हमारे ऊपर। अरे रहा है नहीं रहा है? अरे 200-250 साल इनका शासन रहा है हमारे ऊपर। तो जब हम कह रहे हैं कि भैया 200-250 साल इन लोगों का शासन रहा है हमारे ऊपर, तो इनके द्वारा जो बनाए गए कानून थे, क्या हम उन कानूनों को एकदम समाप्त कर देते क्या? एकदम समाप्त कर सकते थे क्या? क्योंकि हमको साथियों उनकी आदत लग चुकी थी, हमको उन्हीं के आधार पर चलने की आदत लग चुकी थी। एक ये भी आधार हो सकता है इतने प्रावधानों को लेने का, कि मैंने आपको बताया कि भैया 200 लगभग 250 प्लस साल तक हमारे ऊपर शासन किया है अंग्रेजों ने, है ना भैया? अंग्रेजों ने इतने सालों तक हमारे ऊपर शासन किया है, और हमको क्या लग चुकी थी? इनकी आदत लग चुकी थी, हमको इनका इनके अनुसार चलने का एक प्रकार से अनुभव हो चुका था। हम लोग ढल चुके थे उसी माहौल में, और इनको एकदम से समाप्त करना संभव नहीं था, क्योंकि इतने सालों तक हमारे ऊपर इन्होंने शासन किया। तो क्या इनके द्वारा जितने कानून बनाए गए हम उनको एकदम समाप्त कर देते क्या? नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारी आदत लग चुकी थी भैया, हमारा माहौल बन चुका था उसी प्रकार से, इनके द्वारा जो कानून बनाए गए उसी में शासित होने का हमारी एक आदत बन चुकी थी, हमारा एक अनुभव हो चुका था हमको। तो बात समझ में आई? क्योंकि इन्होंने इतने सालों तक शासन किया है, इसलिए इनके द्वारा जो कानून बनाए गए थे उनको एकदम समाप्त करना संभव नहीं था साथियों, एकदम समाप्त करना संभव नहीं था। अब जैसे मान के चलो कोई अपने है कोई कानून है, जैसे कि भैया हरी बत्ती होगी तो आपको जाना है और लाल बत्ती होगी तो आपको रुकना है। ये हम लोग नियम फॉलो करते आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अरे नियम फॉलो करते आ रहे हैं कि हाँ साहब फॉलो करते आ रहे हैं, और आज एकदम से नियम बना दिया जाए, एकदम से नियम बना दिया जाए कि लाल बत्ती होगी तो जाना है और हरी बत्ती होगी तो आपको रुकना है, एकदम से अचानक से नियम बना दिया जाए। तो लगभग हम 100-150 सालों से जिस चीज़ को फॉलो करते आ रहे हैं कि भैया हरी बत्ती है तो जाना है, लाल बत्ती है तो रुकना है, और अचानक से कह दिया जाए कि लाल बत्ती है तो जाना है और हरी बत्ती है तो रुकना है। मैं आपसे पूछता हूँ कितने लोग अपने घर पहुँच पाएंगे? कितने लोग अपने घर ठीक ठाक पहुँच पाएंगे? लेकिन आप लोगों की तो वही आदत लग चुकी है ना, अरे वही माहौल में आप लोग ढल चुके हैं। तो अचानक से एकदम नियम चेंज कर दिया जाए, अचानक से एकदम कानून चेंज कर दिया जाए, तो कहीं ना कहीं आप लोगों का मामला खराब हो सकता है भाई। अरे हाँ है ना, आप लोग अपने घर पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। लगभग कुछ समय तक तो ढंग से ठुकेंगे पिटेंगे, मैं कह रहा हूँ ढंग से ठुकेंगे पिटेंगे कुछ समय तक तो दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि इतने सालों तक इन्होंने शासन किया, इसलिए इनके द्वारा बनाए गए कानून को हम लोग एकदम समाप्त नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम लोग को इनका क्या हो चुका था, इनका हमें अनुभव हो चुका था, अनुभव हमको हो चुका था इनके द्वारा बनाए गए कानूनों का। याद कीजिए 1861 में क्या उद्देश्य था? भारतीयों को भी शासन में भागीदारी देना, काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, कि भारतीयों को भी शासन में भागीदारी देना। तो कौन गए थे? ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल में बनारस के राजा, पटियाला के राजा सर दिनकर राव गए थे,
उसके बाद 1909 में 1909 का जो काउंसिल एक्ट आया था, 1909 का परिषद अधिनियम, जिसे हम लोग मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं, उसके द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को, मतलब केंद्र सरकार में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को शामिल किया गया, और केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी साहब को भारत सचिव की भारत परिषद में सम्मिलित किया गया। तो एक प्रकार से कहा जाए तो भारतीयों को भी उस चीज़ का अनुभव हो चुका था। इनके द्वारा जो शासन व्यवस्था चलाई जा रही थी उनका भारतीयों को भी अनुभव हो चुका था, इसलिए हम अचानक से इसको समाप्त नहीं कर सकते थे। तो एक आधार ये भी है साथियों, एक आधार ये भी है। तो इनका हमें अनुभव हो चुका था, इतने सालों तक शासन किया, प्लस हमने जो हमारी सोसाइटी के लिए प्रगतिशील थे कानून, जो हमारी सोसाइटी के लिए प्रोग्रेसिव थे, हमने उन कानूनों को अडॉप्ट किया है। बात समझ में आई भाई साहब? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से 200 प्लस प्रावधान लेने का यही आपका आधार हो सकता है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि हमने 60 प्लस देशों से भाई साहब प्रावधान लिए हैं, मतलब 60 प्लस देशों के संविधानों से हमने अपने संविधान में प्रावधान लिए। मतलब साथियों, मतलब हमने 60 देशों के संविधानों को पहले जाना, हमने 60 देशों के संविधान को पहले जाना और उसके बाद हम लोगों ने छांटा कि वहाँ पर कौन सा कानून अच्छा है, कि साहब वो वाला कानून अच्छा है, तो अच्छा का अच्छा है कि चलो ले लो, भारत में भी ले लो। और ऐसा नहीं है कि जो परिस्थितियाँ वहाँ हैं उन्हीं परिस्थितियों के अनुकूल लिया जाएगा, जो हमारे समाज में परिस्थितियाँ हैं उन परिस्थितियों के अनुकूल लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो परिस्थितियाँ वहाँ हैं हम उसी के आधार पर ले लेना, हमें उसमें संशोधन भी करके लेंगे हम लोग, क्योंकि हमारी सोसाइटी हो सकता है उस आधार पर उसको स्वीकार ना कर पाए, वो आगे चल करके ना चल पाए। बात समझ में आ रही है? तो हमने 60 प्लस देशों के संविधानों को जाना और उनसे, उन देशों के संविधान से वो प्रावधान हमने लिए हैं जो प्रावधान हमारी सोसाइटी के लिए प्रगतिशील थे, जो प्रोग्रेसिव थे, जो हमारे देश के लिए क्या थे, जो हमारे देश के लिए प्रगतिशील थे भाई साहब, जो हमारे देश के लिए प्रगतिशील थे, प्रोग्रेसिव थे। हमने उन प्रावधानों को लिया है और हमारी समाज की परिस्थितियों को हमने अपने समाज की परिस्थितियों को अनुकूल रखते हुए उन प्रावधानों को संविधान में सम्मिलित किया है, जिससे हमारी सोसाइटी को फ़ायदा हो, हमारा समाज आगे बढ़े। ऐसा ही नहीं हमने मुंह उठा के वहाँ से ले लिया कोई सामान, कोई भी प्रावधान नहीं, बल्कि हमने अपने समाज की ओर देखा और हमने अपने समाज की परिस्थितियों को देखा। हम अपने समाज की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमने उन प्रावधानों को लिया। तो क्या आधार है इसका 60 प्लस देशों से, कि भैया हमारे समाज के लिए जो जो कानून अच्छे थे हमने उनको लिया। अब जैसे मान चलो अगर कोई कानून बनाया जाएगा, कानून जो होता है मेरे साथी, कानून बनाने के लिए क्या चाहिए? कानून बनाने के लिए भैया समय चाहिए, समय चाहिए, धन चाहिए, और क्या चाहिए? समय चाहिए, धन चाहिए, और साथियों ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए। समय चाहिए, धन चाहिए और ऊर्जा चाहिए किसी भी कानून को बनाने के लिए। मान के चलो कोई देश है, एक्स नाम का कोई देश है, इस एक्स नाम के देश ने गरीबी पर एक कानून बनाया कि भैया गरीबी हम लोग अपने देश से हटाएंगे, और लगभग 2 साल बाद वो कानून समाज में आया, बन करके आया, और लगभग वो कानून ज़्यादा असरदार नहीं हुआ, वो कानून ज़्यादा असरदार नहीं हुआ, लगभग 5% ही वो उस देश की गरीबी दूर कर पाया। उस देश ने फिर दोबारा से अपना समय लगाया, फिर दोबारा से अपना धन लगाया, फिर दोबारा से अपनी एनर्जी लगाई, और अगले 5 साल बाद फिर एक कानून बनाया, अगले 5 साल बाद फिर एक कानून बनाया, अगले 5 साल बाद कानून बनाया। लगभग वो 70% उस देश की गरीबी को दूर कर चुका था। उस देश ने फिर मेहनत करी, फिर लगभग 8 साल बाद एक कानून बनाया, तो वो जो कानून 8 साल बाद बनाया वो लगभग 95% उस देश की गरीबी को दूर कर चुका था। मतलब साथियों, हमारे देश की तरह ही मान के चलो किसी देश में गरीबी है और उस देश ने गरीबी पर कोई कानून बनाया हुआ है,
लगभग 8 साल उसने मेहनत करी है और उस देश के द्वारा जो बनाए गए कानून है 8 साल मेहनत करी है, और उस 8 साल में जो बनाया गया कानून है, उस कानून ने उस देश की लगभग 90% जो गरीबी है वो दूर कर दी। और सेम कंडीशन है, सेम परिस्थितियां हैं हमारे यहाँ भी और वहाँ भी। तो क्यों ना हमें अब हमारे स्मार्ट वर्क क्या होगा, हमारे स्मार्ट वर्क क्या होगा कि हम अपना पैसा लगाएं, अपना धन, अपने समय लगाएं, अपनी ऊर्जा लगाएं, या फिर बनाया बनाया जो कानून है उसे ही हम लोग अपना लें। आपकी बुद्धि क्या कहती है? ना तो हमारे पास इतना समय था, ना ही हमारे पास इतना धन था जो हम लोग लगाते। तो आपका दिमाग ये कहेगा, आपकी जो स्मार्टनेस बुद्धि है वो क्या कहेगी कि सर जी जो कानून बना है उसे हम लोग अपना लेते हैं। अरे यही तो है। तो भैया यही हमारे संविधान निर्माताओं ने किया कि हमने वो कानून अपनाए अन्य देशों से, 60+ देशों से, जो हमारी सोसाइटी के लिए प्रगतिशील थे, जो हमारे समाज के लिए प्रोग्रेसिव थे, जो हमारे समाज को आगे उसका उद्धार करके लेकर के जाते। तो हमने उन कानूनों को अडॉप्ट किया है। बात समझ में आ रही है? तो हमने उन कानूनों को अडॉप्ट किया है साथियों। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आपको आई होगी, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है भाई, तो क्यों लिया है, क्यों का आपका जवाब ये है। अब आप लोग डिबेट भी कर सकते हैं इस बात पर। आप लोग तमाम प्रकार से सवाल उठते हैं कि संविधान उधार का थैला है, ये तो कॉपी पेस्ट किया गया है। कॉपी पेस्ट है ये कॉपी पेस्ट है, ये स्मार्ट वर्क किया गया है मेरे साथ। ये स्मार्ट वर्क किया गया है, कॉपी पेस्ट नहीं है, ये स्मार्ट वर्क है। हमने अपना धन बचाया, हमने अपना समय बचाया, हमने अपनी ऊर्जा बचाई। बात समझ में आई? तो हमने अपना पैसा बचाया, हमने अपना ऊर्जा बचाई, हमने अपना समय बचाया, और हमने स्मार्ट वर्क किया। और साथियों वो प्रावधान हमने अपनाए जो हमारे समाज के लिए प्रगतिशील थे, जो प्रोग्रेसिव थे, और सेम कंडीशन थी, जब तो हम लोगों ने अपनाए। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से मैं अब आगे बढ़ूँ, तो सबसे ज़्यादा जो हम लोगों ने प्रावधान लिए हैं वो हम लोगों ने भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिए। लगभग कितने 200+ प्रावधान हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से अपने संविधान में अडॉप्ट किए हैं। भाई साहब क्या क्या प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से हम लोगों ने लिए हैं, तो ज़रा एक बार इसे भी हम लोग देख लेते हैं। अब आप लोगों को समझना है भाई, अब टॉपिक आप लोगों को समझना है। ये जो दिमाग में आप लोग कीड़ा था जो भिनभिनाता रहता है, उसको मैंने आपकी खोपड़ी में से निकाल दिया है। ठीक है, तो कॉपी पेस्ट है का ना भैया, बल्कि क्या है, ये हम लोगों ने स्मार्ट वर्क किया है। हमारे संविधान निर्माताओं ने स्मार्ट वर्क किया है और हमारे संविधान को विश्व स्तर की रैंकिंग मिली है भाई साहब, विश्व स्तर पर हम लोगों की पहचान है। तो क्या क्या प्रावधान हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए, जरा एक बार लिख लेते हैं। उसके बाद आप भी पानी पीजिए, थोड़ा सा मैं भी पानी पीजूँ। पहला, संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था। दूसरा, राज्यपाल का कार्यालय। ऑफिस ऑफ द गवर्नर। तीसरा है आपका शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां, शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां, 3 सूचियां, शक्ति के वितरण की 3 सूचियां। नंबर 4, न्यायपालिका का ढांचा, न्यायपालिका का ढांचा, न्यायपालिका का ढांचा। आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन उपबंध। एक प्रावधान और था, लोक सेवा आयोग, क्या ना भैया, लोक सेवा आयोग। तो ये प्रावधान हमने कहाँ से अपनाए हैं भैया? ये हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से
इतने प्रावधानों को हमने लिया है। ये आप लोगों को समझना है, ये आप लोगों के लिए प्री में और मेंस में दोनों में आप लोगों के लिए फ़ायदा करेगा। ये भी आप लोगों का बेसिक तैयार करेगा, न्यायपालिका का ढांचा, जुडिशरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी, तो स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी ये भी आप लोगों का बेसिक तैयार करेगा। उसके बाद आपातकालीन उपबंध है, ये हम लोग जब पढ़ेंगे, जब प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, लोक सेवा आयोग अभी नहीं पढ़ना है। कुल मिला के ये पढ़ना है अभी इस समय, ये पढ़ना है सही से थोड़ा सा, और ये पढ़ लेंगे, ठीक है। ये तो भाई साहब प्री में भी पूछा गया है इसमें से, और मेंस में भी पूछा गया है। मेंस में भी ये क्वेश्चन आया है और प्री में भी यहाँ से आता है। मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, बिल्कुल लिखवाऊंगा, निश्चिंत होकर के रहिएगा, ठीक है भाई। 2 मिनट वेट करें। चलिए भाई, तो कौन कौन से प्रावधान? संघीय व्यवस्था है, और राज्यपाल का कार्यालय, शक्ति वितरण की 3 सूचियाँ, न्यायपालिका का ढांचा, स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी, आपातकालीन उपबंध, लोक सेवा आयोग। ये क्या है? ये हमने यहाँ से लिए। सबसे पहला समझते हैं संघीय व्यवस्था। जो संघीय व्यवस्था है वो थोड़ा ढंग से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये आपका बेसिक तैयार करेगा, और ये प्री और मेंस दोनों में आप लोगों के काम आएगा टॉपिक, ठीक है भाई साहब। चलिए, कौन सा टॉपिक है जी? संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम देखिए भाई साथी, जो संघीय व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था को देख करके आपको खोपड़ी में क्या विचार आ रहे हैं, आपकी खोपड़ी में क्या विचार आ रहे हैं, आपके दिमाग में क्या विचार आ रहे हैं? देखिए साथियों, जो संघीय आपको नजर आ रहा है, आपको नजर आ रहा है संघीय व्यवस्था, ठीक है, लिखा हुआ है, कहाँ सब है, खूब दिख रहा है, खूब दिख रहा है। इस संघीय में से पकड़ लीजिए आप लोग संघ को। संघीय मतलब संघ, संघीय मतलब संघ होता है। और जो संघ होता है साथियों, संघ बनाने के लिए 2 या 2 से अधिक बॉडी चाहिए। अरे संघ अकेला बना लोगे क्या? संघ को अकेले बना लोगे क्या? नहीं। संघ एक बॉडी से बन जाएगा क्या? नहीं। बल्कि संघ बनाने के लिए, फेडरल बनाने के लिए हम लोगों को 2 या 2 से अधिक बॉडी होनी चाहिए। 2 या 2 से अधिक बॉडी की आवश्यकता होगी, 2 या 2 से अधिक निकायों की आवश्यकता होगी, है ना? तो हाँ भैया, संघ में 2 बॉडी होती हैं, एक होता है केंद्र, दूसरा होता है राज्य। एक होता है केंद्र और दूसरा होता है राज्य।
एक होता है केंद्र, दूसरा होता है राज्य। जरा इसको डायग्राम की अपने दिमाग में रखिएगा। ये होता है केंद्र, और ये होते हैं अंदर वाले राज्य। ठीक है भाई। तो मैंने आपको बताया संघीय है मतलब, संघीय मतलब संघ है सर जी। और जो संघ है, संघ किसी एक निकाय से नहीं बनता, बल्कि संघ को बनाने के लिए दो या दो से अधिक बॉडी होनी चाहिए। तो संघ में दो बॉडी मिनिमम होंगी ही होंगी। एक होता है केंद्र, दूसरा होता है राज्य। तो एक होता है केंद्र, दूसरा होता है राज्य। तो संघ में दो निकाय होते हैं, एक केंद्र, दूसरा राज्य होता है। अब मैंने आपसे क्या कहा साथियों, ध्यान से सुनना। मैंने आपसे कहा कि सर केंद्र और राज्य में जो संघीय व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था में दो बॉडी होंगी, एक केंद्र होगा, दूसरा राज्य होगा। जब दो बॉडी होंगी, जब संघीय व्यवस्था में दो बॉडी होंगी, तो दोनों के मध्य शक्ति एवं कारणों का स्पष्ट बंटवारा होगा नहीं होगा? ये बताइए, जब दो बॉडी हैं तो इन दोनों निकायों के बीच में शक्ति एवं कार्यों का स्पष्ट बंटवारा होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? अगर शक्ति एवं कार्यों का हम बंटवारा नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपस में जाकर के आगे चल करके भिड़ जाएंगे, लड़ मर जाएंगे आपस में जाके ये। इसीलिए केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्ति एवं कार्यों का स्पष्ट बंटवारा होता है ना भाई? और यही संघीय व्यवस्था की परिभाषा भी कह सकते हैं आप लोग। क्या कह सकते हैं? कि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति एवं कारणों का स्पष्ट बंटवारा ही संघीय व्यवस्था कहलाता है। तो क्या है, ये जो केंद्र और राज्य दो बॉडी है, इनके मध्य क्या होता है? इनके मध्य यानी कि केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों एवं कार्यों का स्पष्ट बंटवारा संघीय व्यवस्था कहलाता है। बंटवारा ही संघीय व्यवस्था कहलाता है। तो साथियों, संघ में दो बॉडी होंगी, एक केंद्र होगा, दूसरा राज्य होगा। और जो केंद्र और जो राज्य होंगे, इन दोनों के मध्य शक्ति एवं कार्यों का स्पष्ट बंटवारा है या नहीं है? कि सर बिल्कुल है। और यही संघीय व्यवस्था है। तो हम लोग कह सकते हैं केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्ति एवं कार्यों का स्पष्ट बंटवारा ही संघीय व्यवस्था कहलाता है। क्लियर है? क्लियर है? तो साथियों, आप लोग समझिएगा, भारत में एक बॉडी है जिसे कहा जाता है वित्त आयोग। क्या है? भारत में एक बॉडी है, एक निकाय है जिसे कहा जाता है वित्त आयोग। वित्त आयोग, फाइनेंशियल कमीशन, वित्त आयोग। और इसका गठन राष्ट्रपति करते हैं प्रत्येक 5 सालों के लिए। क्लियर है? इसका क्या काम है? इसका काम है केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा करना। कैसा? वित्त का बंटवारा करना। जैसे मान के चलिएगा, एक साल में केंद्र के पास लगभग 100 रुपये का टैक्स पहुंचा। ठीक है भाई? 100 रुपये का टैक्स पहुंचा सरकार के विभिन्न संसाधनों के माध्यम से, चाहे वो अपना इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, कस्टम ड्यूटी हो, कोई भी हो। तो वित्त आयोग का क्या काम है? तो केंद्र सरकार के पास जो पूरे साल में जितना टैक्स पहुंचा है, जितना रुपया पहुंचा है केंद्र सरकार के पास, उसको केंद्र और राज्यों के बीच में बंटवारा करवाना। यानी कि साथियों, इस वित्त आयोग का काम है, ये जो केंद्र है और जो ये क्या है, ये केंद्र है, और ये क्या है, ये राज्य है। ये राज्य है भाई साहब, ये केंद्र है और ये राज्य है। और
इनके मध्य क्या करवाएगा, ये वित्त का बंटवारा करवाएगा। ये क्या करवाएगा, ये वित्त का बंटवारा करवाएगा, वित्त का बंटवारा, ये पैसे का बंटवारा करवाएगा। ये जो 100 रुपया दिए हैं, जो 100 रुपये इकट्ठे हुए हैं केंद्र सरकार के पास, ये वित्त आयोग कहेगा कि ऐसा करो केंद्र सरकार, ऐसा है केंद्र भैया 52 रुपया तुम रख लो और 48 रुपया किसे दे दो, इन 48 रुपया इनको दे दो, 48 रुपया इन राज्यों को दे दो, इन राज्यों को दे दो। ये क्या है, ये राज्य हैं कि सर राज्य कोई एक थोड़ी ना होता है, राज्य एक थोड़ा, राज्य तो 28 है, राज्य तो 28 है और राज्यों को दिए 48 रुपये। तो कि सर इन अब फिर राज्यों के मध्य विभाजन कौन करवाएगा, राज्यों के मध्य बंटवारा कौन करवाएगा। यूपी को 5 दे दिया, बिहार को 6 दे दिया, इस प्रकार से कि भैया किस राज्य को कितना पैसा मिलेगा, इसका बंटवारा भी वित्त आयोग करवाता है, इसका बंटवारा भी वित्त आयोग करवाएगा। यानी कि वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा करवाता है और राज्यों के मध्य में भी करवाता है। यानी कि साथियों ये वर्टिकल वितरण भी करवाएगा और हॉरिजॉन्टल वितरण भी करवाएगा। यानी कि वित्त का ऊर्ध्वाधर वितरण भी करवाएगा और क्षैतिज वितरण भी करवाएगा। ये क्या है, ये वर्टिकल वितरण है, ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन शक्ति इसका वित्त का ऊर्ध्वाधर वितरण। और ये क्या है, ये क्षैतिज वितरण है, ये क्षैतिज वितरण है कि इस राज्य को इतने मिलेंगे, इसको इतने मिलेंगे, इसको इतने मिलेंगे, इसको इतने मिलेंगे, इसको इतने मिलेंगे। ठीक है भाई, ये क्या होता है, ये होता है हॉरिजॉन्टल वितरण, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है भाई, तो वित्त का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड वित्त का हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों कौन करवाता है, ये वित्त आयोग करवाता है। यानी कि साथियों कोई भी बॉडी हो, वो कोई भी बॉडी हो जो केंद्र और राज्यों के मध्य किसी भी बात का, किसी भी चीज़ का बंटवारा करवा रही होगी, उसे हम लोग संघीय बॉडी कह सकते हैं, नहीं कह सकते, उसे हम लोग संघीय निकाय कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, कहाँ सब कह सकते हैं, कह सकते हैं। तो वो बॉडी कोई भी हो सकती है, वो बॉडी कोई भी हो सकती है। हो सकता है कोई बॉडी प्रशासन का वितरण बंटवारा करवा रही हो सकता है कोई बॉडी चुनावों का बंटवारा करवा रही हो, तो कोई भी बॉडी हो सकती है। तो जो बॉडी, जो निकाय केंद्र और राज्यों के मध्य किसी भी बात का बंटवारा करवाएगा, किसी भी चीज़ का बंटवारा करवाएगा, उसे हम लोग संघीय निकाय कहेंगे या नहीं कहेंगे, संघीय बॉडी कहेंगे या नहीं कहेंगे। उदाहरण के तौर पर आप लोग वित्त आयोग डाल सकते हैं कि सर वित्त आयोग ऐसा है जो केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा करवाता है। किसका बंटवारा करवाएगा, वित्त का बंटवारा करवाएगा, यानी पैसे का बंटवारा करवाता है, फाइनेंस का बंटवारा करवाता है। और कैसा, इसने कहा कि केंद्र आप 52 रख लो, इसे 48 दे दो, इन राज्यों के लिए 48 दे दो। और ये जो 48 राज्यों को दिए हैं, अब उस एक राज्य को थोड़ी ना मिल जाएंगे, बल्कि 28 राज्य हैं। अब किस राज्य को कितना मिलेगा, इस बात का भी बंटवारा वित्त आयोग करवाता है। यानी कि वित्त का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड वित्त का हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन दोनों कौन करवाएगा, दोनों वित्त आयोग करवाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा साथियों, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आई आप लोगों के। मैंने आपसे कहा कि भैया संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था संघ है, संघीय व्यवस्था मतलब संघ है। और संघ सर जी एक बॉडी से, एक निकाय से नहीं बनता है, बल्कि संघ बनाने के लिए 2 या 2 से अधिक निकाय होने चाहिए। तो हमारे पास 2 निकाय हैं, एक केंद्र है, दूसरा राज्य है। तो इन दोनों के मध्य शक्ति एवं कारणों का स्पष्ट बंटवारा होना चाहिए या फिर ना होना चाहिए, क्योंकि 2 निकाय हैं, नहीं होंगे तो हो सकता है ये आगे चल करके लड़ मर जाए भाई साहब। तो जब केंद्र और राज्य 2 निकाय हैं तो दोनों के मध्य शक्ति एवं कारणों का स्पष्ट बंटवारा होगा, और यही संघीय व्यवस्था कहलाएगी भाई साहब, यही संघीय व्यवस्था है। यानी केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति एवं कारणों का स्पष्ट बंटवारा होना ही संघीय व्यवस्था है। क्लियर है यहां तक, अरे क्लियर है यहां तक।
तो ऐसा ऐसा कोई निकाय, ऐसी कोई बॉडी जो केंद्र और राज्य के मध्य किसी भी बात का बंटवारा करवा रही है, किसी भी चीज का बंटवारा करवा रही है, वो क्या है? वो संघीय निकाय है, वो संघीय बॉडी कहलाएगी। क्या भाई? तो वही साथियों, गर्मी बहुत है, इस वजह से थोड़ा सा आप लोग जो है, आप जानते हैं कि जब गर्मी ज़्यादा होती है तो थोड़ा सा दिक्कत होती ही है। तो इतना बात आप लोग याद रखेंगे, इतनी सब बातों को। जब भी संघीय व्यवस्था की बात आएगी और केंद्र और राज्य दोनों की बात आएगी, और भाई साहब ये चित्र आप लोगों की खोपड़ी में ये चीज़ें घूमनी चाहिए। ये जो डायग्राम मैंने बनाया है, ये डायग्राम आप लोगों के दिमाग में, खोपड़ी में घूमना चाहिए भाई साहब। ठीक है भाई, चलिए अब देखते हैं हम लोग इसकी विशेषताएं क्या हो सकती हैं। इसका सर यूनिवर्सल की हम बात करें, जहाँ जहाँ भी संघीय व्यवस्था होगी, जिस जिस देश में भी संघीय व्यवस्था बात होगी, संघीय व्यवस्था होगी, वहाँ वहाँ किन किन व्यवस्थाओं का होना सुनिश्चित है, वहाँ वहाँ कौन कौन सी व्यवस्थाएं होंगी जहाँ संघीय व्यवस्था विद्यमान होगी। ठीक है भाई, तो देखते हैं भाई संघीय व्यवस्था की विशेषताएं। संघीय व्यवस्था की विशेषताएं, चलिए ये डायग्राम आपके दिमाग में घूमना चाहिए। संघीय व्यवस्था की विशेषताएं, संघीय व्यवस्था की विशेषताएं। विशेषताओं में पहला तो आप जानते ही हैं कि सब जब केंद्र और राज्य दोनों हैं तो दोनों के मध्य शक्ति एवं कारणों का स्पष्ट बंटवारा होगा। यानी जहाँ जहाँ पर भी संघीय व्यवस्था होगी, वहाँ वहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों के मध्य शक्ति एवं कारणों का स्पष्ट बंटवारा होगा ही होगा। ये इसकी विशेषता है। तो क्या पहली विशेषता? केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों एवं कार्यों का स्पष्ट बंटवारा। तो पहली विशेषता तो ये हुई कि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति एवं कार्यों का स्पष्ट बंटवारा होगा। क्लियर है भाई? अब सुनना साथियों, हमने कहा कि जब केंद्र और राज्य दोनों के मध्य शक्ति एवं कार्यों का स्पष्ट बंटवारा होगा। अब ये जो बंटवारा होगा, इस बंटवारे को आप लिखित रूप में करेंगे या फिर मौखिक करेंगे? ये जो बंटवारा होगा ये लिखित होगा या फिर ये जो है मौखिक होगा? मौखिक कोई बंटवारा चल सकता है क्या? मौखिक बंटवारा कितने दिनों तक आप लोग चला लेंगे उसे? भाई साल 2 साल, कुछ 2-4 साल बाद तो भिड़ना ही है। अगर कोई दस्तावेज हमारे पास होगा, लिखित दस्तावेज होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि देख समझौता हुआ था हमारा कि ये कानून तू बनाएगा, ये कानून हम बनाएंगे, ये कानून तू बनाएगा, ये कानून हम बनाएंगे।
और अगर लिखित नहीं होगा तो मामला पेच फंस सकता है, साल 2 साल बाद दिक्कत हो सकती है। हो सकती नहीं हो सकती है? कहाँ साहब, बिल्कुल हो सकती है। इसलिए यहाँ पर ये जो संविधान, ये जो केंद्र और राज्यों के मध्य जो शक्ति एवं कारणों का बंटवारा हुआ है, ये कैसा होगा? ये लिखित बंटवारा होगा। और ये लिखित कहाँ होगा? ये लिखित होगा उस देश के मूल विधि में, उस देश के संविधान में। उस देश के संविधान में ये बंटवारा लिखित होगा। तो जहाँ जहाँ संघीय व्यवस्था होगी वहाँ वहाँ पर आप लोगों को लिखित संविधान आपको देखने को मिलेगा। लिखित संविधान आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। हमने आपसे बताया कि संघीय व्यवस्था है, केंद्र और राज्य दोनों हैं, दोनों के मध्य शक्ति एवं कार्यों का स्पष्ट बंटवारा है। और ये जो बंटवारा है वो कैसा है? लिखित है। इसलिए यहाँ पर लिखित संविधान आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? अब ये जो लिखित संविधान है या जो लिखित दस्तावेज है, ये कहाँ पर दस्तावेज लिखित है? वो संविधान में लिखे गए इनके शक्ति एवं कार्य। तो ये जो संविधान है जो लिखित है, इसकी सर्वोच्चता होनी चाहिए या ना होनी चाहिए? ये बताइए। इसकी सर्वोच्चता होनी चाहिए या ना होनी चाहिए? मतलब जो हमारा लिखित दस्तावेज है उसकी सर्वोच्चता होनी चाहिए भाई, क्योंकि हो सकता है 5-6 साल बाद दोनों में लड़ाई झगड़े हो जाएं, केंद्र जो हावी हो जाए राज्यों पर, कहता हम देख लेंगे सब कुछ, तो राज्य क्या कहेंगे कि भैया ऐसा है, ये जो दस्तावेज था हमारा जो लिखित था उसको देख लो पहले, उसको देख लो पहले, उसमें क्या क्या बातें लिखी गई हैं। और सुनो, वो सर्वोच्च है, वो सर्वोच्च है, उससे ऊपर नहीं जा सकते आप। इसलिए साथियों, जहाँ जहाँ पर भी संघीय व्यवस्था होगी वहाँ पर संविधान जो होगा उसकी सर्वोच्चता देखने को आपको मिलेगी। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता होगी। यहाँ पर क्या होगी? संविधान की आपको सर्वोच्चता देखने को मिलेगी। संविधान की सर्वोच्चता देखने को आपको मिलेगी। क्लियर है भैया? नंबर 4। अब ये जो संविधान की सर्वोच्चता है, ये जो संविधान की सर्वोच्चता है मैं आपको बता रहा था, और इस संविधान में शक्ति एवं कारणों का स्पष्ट बंटवारा किया गया है केंद्र और राज्यों के मध्य। और इसकी क्या है? इसकी सर्वोच्चता है, ये सर्वोपरि है। अब जो चीज़ सर्वोपरि है, जो जिसकी सर्वोच्चता है, उसमें संशोधन करना सरल होना चाहिए या जटिल होना चाहिए? उसमें संशोधन करना सरल होना चाहिए या फिर जटिल होना चाहिए? कि अगर इसमें साथियों संशोधन की प्रक्रिया आप सरल कर दोगे तो कल को राज्य कर देगा, परसों को केंद्र कर देगा, फिर राज्य कर देगा, फिर केंद्र कर देगा, फिर राज्य कर देगा, फिर केंद्र कर देगा। तो मैं कह रहा हूं उसकी सर्वोच्चता कहाँ रही फिर? उसकी भाई साहब, उसकी सर्वोच्चता कहाँ रही फिर? वो सर्वोच्च नहीं रहा, वो सर्वोच्च कहाँ रहा फिर? इसलिए यहां पर संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कैसी होगी? वो जटिल होगी। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जटिल होगी। तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कैसी होगी? जटिल होगी, जटिल होगी। क्लियर है? और नंबर 5वीं विशेषता, मैंने आपसे कहा कि संघीय व्यवस्था है, संघ है, तो संघ में भाई साहब केंद्र और राज्य दोनों होंगे। और जब दोनों होंगे तो विवादों की संभावना है या नहीं है? कि भविष्य में विवाद होंगे या नहीं होंगे? का सर जी कि साहब विवाद तो हो सकते हैं, कभी ना कभी तो विवाद होंगे ही होंगे, कभी ना कभी तो विवाद होंगे ही होंगे। तो एक ऐसा निकाय होना चाहिए, एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो इन दोनों के विवादों का निपटारा कर सके, केंद्र के भी विवादों का निपटारा कर सके और राज्यों के जो आपस में विवाद है इनके विवादों का निपटारा कर सके। एक ऐसी बॉडी, एक ऐसा निकाय होना चाहिए। तो क्या होती तो है न्यायपालिका, होती तो है भैया न्यायपालिका।
मैंने आपसे कहा कि केंद्र और राज्य दोनों हैं, तो दोनों के आपस में विवाद होने की संभावना है, और जब विवाद होने की संभावना है तो एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो इन दोनों के विवादों का निपटारा कर सके, उसे कहते हैं न्यायपालिका। उसे क्या कहते हैं? न्यायपालिका उसे हम लोग कहते हैं। अब सुनना मेरी बात ध्यान से कि भैया इन दोनों के मध्य विवादों को सुलझाने के लिए क्या होगी? एक न्यायपालिका होगी। ठीक है साहब। ये जो केंद्र है जिसमें मोदी जी बैठे हैं, मान के चलिएगा एग्जाम्पल में, इसमें कौन बैठे हैं? योगी जी बैठे हैं, इसमें ममता जी बैठी हैं। ठीक है भैया। क्या केंद्र कभी चाहेगा कि जो न्यायपालिका है वो राज्य के पक्ष में काम करे, वो ममता के पक्ष में काम करे, वो योगी के पक्ष में काम करे, वो नीतीश के पक्ष में काम करे? वो नहीं चाहेगा। क्या कभी राज्य चाहेंगे कि जो न्यायपालिका है वो केंद्र के पक्ष में काम करे, वो मोदी के पक्ष में काम करे? नहीं भैया, नहीं। ना तो ये चाहेंगे कि ये इसके पक्ष में काम करे, ना ही ये चाहेंगे कि ये जो है न्यायपालिका इसके केंद्र के पक्ष में काम करे। तो फिर न्यायपालिका कैसी होनी? तो फिर न्यायपालिका एक स्वतंत्र होनी चाहिए, एक निष्पक्ष होनी चाहिए, जो कि स्वतंत्र रूप से अपना निर्णय दे सके। ना तो इसके पक्ष में निर्णय दे, ना ही इसके पक्ष में निर्णय दे, बल्कि स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से अपना निर्णय कायम रखे। तो इसलिए यहाँ पर संघीय व्यवस्था में आपको स्वतंत्र न्यायपालिका देखने को मिलेगी। कैसी न्यायपालिका भैया? स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका मिलती है। स्वतंत्र न्यायपालिका आपको देखने को यहाँ पर मिलती है। ये आप लोगों की विशेषता ध्यान रखेंगे। ये जो संघीय व्यवस्था है, मैंने आपको 5% ही बताई है। अभी हम लोग पढ़ेंगे जिस समय हम लोग कनाडा पढ़ेंगे, जिस समय हम लोग कनाडा पढ़ेंगे उस समय हम लोग संघात्मक पढ़ेंगे, एकात्मक पढ़ेंगे, प्लस भारत में कैसी व्यवस्था है वो पढ़ेंगे। बात समझ में आई? क्लियर है? और हम लोग उस समय ये भी देखेंगे ये जो व्यवस्थाएं होती है, ये व्यवस्था बनती कैसे हैं, ये व्यवस्था बनती कैसे हैं। तो साथ ही मेरे, हम लोगों ने संघीय व्यवस्था देखी कि संघीय व्यवस्था मतलब संघ है, संघ सर्जित 2 या 2 से अधिक निकाय होनी चाहिए। तो केंद्र और राज्य 2 निकाय होते हैं और दोनों के मध्य शक्ति एवं कार्यों का स्पष्ट बंटवारा होता है, यही संघीय व्यवस्था कहलाती है। व्यवस्था में हमने देखा कि केंद्र और राज्य दोनों है, तो दोनों के मध्य शक्ति एवं कार्यों का स्पष्ट बंटवारा होगा। ठीक है साहब। दूसरी बात, ये बंटवारा कैसा होगा? लिखित होगा। कहाँ लिखित होगा? तो संविधान में होगा। यानी कि यहाँ पर लिखित संविधान दिखाई देगा आपको। संविधान की यहाँ पर सर्वोच्चता देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस संविधान में ये दस्तावेज लिखा गया है, शक्ति एवं कार्यों का स्पष्ट बंटवारा, उस दस्तावेज की सर्वोच्चता होनी चाहिए, ना होनी चाहिए? साहब होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता होगी। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जटिल होगी यहाँ पर, क्योंकि सर्वोच्चता है यहाँ पर, और इन दोनों के मध्य विवादों की संभावना बन सकती है। इसलिए न्यायपालिका कैसी होगी? इसलिए यहाँ पर न्यायपालिका स्वतंत्र होगी। न्यायपालिका यहाँ पर स्वतंत्र होगी। एक क्वेश्चन पूछा था साथियों, मेंस में पूछा था, प्री में पूछा था, स्टेट पीसीएस पूछता ही रहता है। कभी यूपी पूछ लेता है, तो कभी बिहार पूछ लेता है, कभी मध्य प्रदेश, कभी छत्तीसगढ़, कभी राजस्थान, ये पूछते ही रहते हैं। तो क्वेश्चन था भाई साहब कि भारतीय राज व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका रूप संघीय है? उसका स्वरूप क्या है? उसका स्वरूप संघीय है, जो यह दर्शाती है। भारतीय राज व्यवस्था में ऐसी कौन सी विशेषता है जो ये बताती है कि भारतीय राज व्यवस्था का जो स्वरूप है वो संघीय है? पहला ऑप्शन दे रहा है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। दूसरा, संघ की विधायिका में संगठक इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है साहब। नंबर 3, केंद्रीय विधानमंडल में क्षेत्रीय पार्टियों के निर्वाचित प्रतिनिधि हो सकते हैं। नंबर 4, मूल अधिकार न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है। मतलब इसमें जो पहली विशेषता है न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, अब देखिएगा ये जो 4 विशेषता मैंने आपको बताई, इन चारों विशेषताओं में कौन सी विशेषता आपको नजर आ रही है जो संघीय है? केवल यहाँ पर ऑप्शन में न्यायपालिका की स्वतंत्रता आपको दिखाई दे रही है, तो लगा दीजिए इसे। न्यायपालिका की स्वतंत्रता होती है यहाँ पर, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये प्री का क्वेश्चन है। मेंस का क्वेश्चन क्या था? मेंस का क्वेश्चन था भाई कि संघीय व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? संघीय व्यवस्था से
क्या तात्पर्य है, इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। संघीय व्यवस्था से क्या तात्पर्य है, इसकी विशेषताओं की व्याख्या कीजिए या इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन भाई साहब मेंस में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है संघीय व्यवस्था आप सभी लोगों के लिए। ये मैंने आपको कितने बताया, 5% अभी बताया है संघीय व्यवस्था में, अभी आपको रह गया है भाई साहब, अभी रह गया है। क्लियर है, रह गया है, रह गया है। तो क्यों ना साथियों मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से बातें करूं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो संभावना है कि भाई बस गर्मी है तो है, दिक्कत हो सकती है हमको भी, इसलिए अगली बात अगली क्लास में होगी। यहीं तक पहला प्रावधान आपने देखा कि संघीय व्यवस्था है वो कहाँ से है, वो भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने अडॉप्ट की है। ध्यान रखिएगा साथियों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मतलब जहाँ जहाँ भी संघीय व्यवस्था होगी ये विशेषता आपको देखने को मिलेंगी। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से पहला प्रावधान हमने देखा कि संघीय व्यवस्था यहाँ से ली गई है, फेडरल सिस्टम है। याद रखेंगे आप सभी लोग साथियों। तो इसी के साथ क्लास को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। तो मिलते हैं आपसे जल्द ही बहुत नेक्स्ट सेशन में। जब तक आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी साथी अपने चैनल से जुड़े हुए हैं, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि साथियों आप लोगों के लिए प्री और मेंस दोनों ओरिएंटेड क्लास होगी ये वाली। ठीक है भैया, तो ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।